नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग फरवरी मंथ में 1 से लेकर 7 फरवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज है उनको आज कवर करने वाले हैं। एक छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए क्या है कि इंसान की कुछ आदतें होती हैं, इंसान के कुछ संकल्प होते हैं, डिटर्मिनेशंस होते हैं। अगर एक इंसान बहुत अच्छा बड़ा संकल्प लेता है और उसके पीछे मेहनत करता है तो उसको वो पूरा भी करना जानता है। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई संकल्प लें तो उस संकल्प को जरूर पूरा करें। अगर आप लोगों ने सक्सेस हासिल करने की ठान ली है तो आप लोगों को उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। एग्जाम जब सामने आएगा तो आप लोगों को उसको पत्थर की तरह चकनाचूर कर देना है, फाइट करना है, लड़ना है, हारना नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन सेशन की। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल है। बोला सर कुछ अपडेट तो करते नहीं है आप, और जबरदस्ती आप जो है हमको फॉलो करने के लिए कहते हैं। देखिए थोड़ा सोशल मीडिया से मैं दूर रहता हूं, लेकिन फिर भी आज जो है आज के सिनेरियो की एक रिकमेंड होती है कि आपको जरूर इनको रखना चाहिए, तो रख रखे हैं एक संतुष्टि के लिए। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ लेक्चर की मिल जाती है, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यू मस्ट बी ज्वाइन। चलिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। इकोनॉमिक सर्वे 2023 में मुख्य जो बातें हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। 21वीं सदी के भारत को एक रियल टाइम फिजिकल डेटा पोर्टल जो है उसकी जरूरत है। रियल टाइम फिजिकल डेटा पोर्टल 21st सेंचुरी के अंदर इंडिया की नीड है ये। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एलोरा की हम लोग बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। यूनियन बजट की बात करेंगे, उसमें कुछ आंकड़े हैं, कुछ तथ्य हैं जिनकी हम लोग बात करने वाले, फैक्ट एंड डेटास की बात करने वाले हैं। और लगभग राजस्थान के तमाम राज्यों के अंदर अब सबके बजट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं लगभग लगभग। गोइंग ग्रीन की हम लोग बात करेंगे ऑन बजट 2023, इंडिया नेट जीरो कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023 के साथ में। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है, और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा लास्ट ईयर में जो भी ग्रोथ रही है और आगे क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ रहने वाली है, इन दोनों का एक बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो है इनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मजबूत कदम माना जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग को पता है कि कोविड से हम लोग अभी रिसेंटली उभर कर आए हैं और हमारे सामने कई जो है वो लक्ष्य, कई टारगेट जो है उनको अचीव करने हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 के पूर्वानुमान के साथ समाप्त होने वाले वर्ष 2022-23 के लिए जो भी आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की जो कंडीशंस है उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब इकोनॉमिक डिवीजन के, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं उनके द्वारा उनको तैयार किया जाता है और फिर वो प्रेजेंट भी करते हैं। एक बार तैयार हो जाने के बाद इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री के द्वारा उसको प्रेजेंट किया जाता है सरकार के सामने, पार्लियामेंट के सामने, और नीतिगत समाधान सरकार के लिए कोई भी जो है बाध्यकारी नहीं होते। मतलब कोई सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड करवा दिया गया है, इट्स नॉट बाइंडिंग। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 के लिए प्रस्तुत किया गया था और 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। तो 1964 तक इसको बजट के साथ में हम लोग प्रेजेंट करते थे, लेकिन फिर बाद में इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 1964 के बाद से इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है और बजट बाद में आता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं आगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अनिश्चितता बनी हुई है, अनसर्टेनिटी रिमेंस, मतलब कोविड से अभी हम लोग जो है थोड़ा सा रिकवर हुए हैं, अब हमारे सामने कई सारे टारगेट्स हैं, कई सारे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। द सर्वे सिग्नल्स दैट वल्नरेबिलिटीज टू इंडियाज ग्रोथ मेनली स्टेम फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हाइल डोमेस्टिक ड्राइवर्स रिमेन स्ट्रांग। मतलब घरेलू कारक मजबूत बने हुए हैं और हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसके कारण आज हम लोग, भारत जो है वो पूरे विश्व पटल पर, ग्लोबल लेवल पर एक अच्छी खासी पहचान जो है वो बना चुका है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग सेविंग्स रखते हैं। जब कोविड का टाइम हुआ तो बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो अपनी सेविंग्स के दम पर आगे बढ़ सके थे। जब नोटबंदी हुई थी तो सेविंग्स जो है वो हमारे काम में आ रही थी। बहुत सारे ऐसे कई एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे इंडिया की जो सेविंग कैपेसिटी है या सेविंग हैबिट जो है इंडियन पीपल्स की, वो बड़ी काम में आती है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल देयर आर अपसाइड रिस्क टू
कमोडिटी प्राइस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर सच एज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट हुए उस समय जितने भी प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा बिल्कुल इम्बैलेंस की कंडीशन में पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी हमको देश को आगे पहुंचाना था। अगर हम लोग बात करें 2003 और 2023 की तुलना, यानी कि लगभग 20 सालों की तुलना जो है वो की जा रही है, तो सर्वेक्षण में ये तर्क दिया गया कि 2023 में स्थिति 2003 के समान है, क्योंकि 2014-2022 के बीच की अवधि 1998-2002 के अनुरूप है, जब सरकार द्वारा परिवर्तनकारी सुधारों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो विकास है वो प्रतिफल में पिछड़ गई। मतलब ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा हम लोग लैक किए हैं उसको, क्योंकि कोविड के कारण माइनस के अंदर ग्रोथ रेट जो है वो चली गई थी। अब उसको कम से कम पॉजिटिव जो है वो तो कन्वर्ट किया गया है, आगे और देखेंगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें जो जो भी न्यूक्लियर हमारे पास में टेस्ट किए गए थे, यह भारत के परमाणु परीक्षण के बाद यानी कि 1974, 1998, ठीक है, 2 बार जो है हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। तो लगातार 2 सूखे, तकनीकी उछाल के पतन आदि जैसे अस्थायी झटकों के कारण, लेकिन एक बार जब ये झटके फीके पड़ गए तो संरचनात्मक सुधारों ने 2003 से विकास को लाभांश जो है भुगतान किया है। मतलब 2003 के बाद से, 2003 से पहले पहले हमने बहुत सारे झटके झेल लिए थे, लेकिन 2003 के बाद से हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको काफी अच्छा हासिल किया है। इस तरह हाल के वर्षों में लगातार झटके, जैसे हम लोग बात करें कोविड-19 बहुत बड़ा झटका है ये, और इससे भी हम लोग आगे निकले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली हमको ये सिखाता है कि जो मुद्रा स्फीति है यानी कि इन्फ्लेशन है, डेफिसिट है, ठीक है, यानी कि मौद्रिक और वित्तीय अधिकारों को मुद्रास्फीति के साथ बिगड़ते सीएडी मोर्चे पर सक्रिय और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, जो निर्यात धीमा होने, आयात बिल बढ़ने के आदि के कारण कई जोखिमों को सामना कर रहा है। देखिए बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई इकोनॉमिकल आंकड़ा, ऐसा कोई बड़े आंकड़े नहीं है, लेकिन आपको जब आंसर राइटिंग आप लोग करेंगे तो वहां पर आपको ये हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं उनसे क्या रिजल्ट्स, कंक्लूजन जो है वो सामने निकल कर आता है। फिर द प्राइवेट सेक्टर शुड टेक अ लीड, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, जैसा आप लोगों को पता है कई एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनता को सुविधा चाहिए और जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्योंकि आप लोग ट्रेन में कचरा देखते हैं लेकिन मेट्रो में नहीं देखते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। लेकिन अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र आर्थिक विकास में योगदान की जिम्मेदारी जो है वो अब संभाले, ठीक है। तो मतलब आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को वाकई में अब थोड़ा सा पुश किया जाना जरूरी है। चलिए बात करते हैं रियल टाइम फिजिकल डेटा पोर्टल की क्या जरूरत है 21 सदी के अंदर। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, इशू की बात करेंगे। पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि लेखांकन तकनीकों यानी कि जितने भी जो अकाउंटिंग टेक्निक्स है, क्रिएटिव अकाउंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, इसका उपयोग करने से फिजिकल डेफिसिट की सटीक सीमा को मापना मुश्किल हो गया है। मतलब वाकई में जैसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या के बारे में, किसी राज्य की जनसंख्या अगर 6 करोड़ है वो ऑन डॉक्यूमेंट है, लेकिन वाकई में वो लगभग 7.5 करोड़ के आसपास होगी, क्योंकि एक रियल डेटा जो है वो कुछ अलग होता है। जैसे भारत की 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या 2011 की अकॉर्डिंग है, अगर आप माने तो लगभग 1 अरब आप मान के चलिए 40-50 करोड़ तक जो है वो पहुंच चुकी होगी। तो डॉक्यूमेंट रियल डेटा जो है वो अलग होता है। इसलिए सरकार को भारत के नागरिकों और निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी और सुलभ बजट मसौदा तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब बजट हम लोग तब अच्छा तैयार कर सकते हैं जब रियल डेटा जो है वो हमारे पास में हो, मतलब रियल टाइम का डेटा हो। जैसे बजट 2023 का आ रहा है तो 2023 तक जो रियल टाइम डेटा है वो हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसके आधार पर ही हम लोग एक बेहतरीन बजट जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जनता के लिए बजट बना दिया है 1 अरब 21 करोड़ के लिए और जनता है 1 अरब 50 करोड़, तो कहां से जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। फिर कॉम्प्रेहेंसिव नहीं है, मतलब इशू क्या है कि कॉम्प्रेहेंसिव नहीं है। भारत में जो फिजिकल डेफिसिट है वो थोड़ा सा अधूरा है, मतलब रियल टाइम डेटा उसके अंदर नहीं है। फिर डेटा कई मिसमैच होते हैं, क्योंकि जो बोले जाते हैं आंकड़े संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और रियल जो डेटाज होते हैं उनसे बहुत अलग वो होते हैं। तो बिल्कुल रियल डेटाज को प्राप्त करने के बाद ही कुछ डेफिनेट यानी कि डिटरमाइन करना चाहिए बजट के बारे में, ठीक है। और रियल टाइम डेटा की जो है जरूरत क्यों है, वैसे अब बेसिकली मैंने आप लोग को बताया कि जितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अ रियल टाइम फिजिकल डेटा पोर्टल दैट टेल अस हाउ फंड्स आर फ्लोइंग अक्रॉस द 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है, इसके अंदर जितना भी फंड्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, जितनी जरूरत है उतना रियल टाइम डेटा के अकॉर्डिंग वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, ठीक है। तो सार्वजनिक वित्त की अधिक जांच से बदले में रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे सार्वजनिक व्यय की दक्षता जो है वो भी बढ़ेगी। इस तरह का पोर्टल सरकारी विक्रेताओं और संबंधित व्यवसायों को अपनी खरीद और सूची की बेहतर योजना बनाने की अनुमति भी देगा।
वित्तीय संस्थान सरकार के विभिन्न स्तरों की उधारी आवश्यकताओं का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा नियुक्त राजकोषीय सांख्यिकी पर 2018 समिति ने भारत के राजकोषीय डेटा के पूर्व ओवरहॉल के तर्क दिए थे। मतलब 2018 के अंदर कमेटी जो गठित की गई थी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा, उन्होंने कहा था कि भारत में जो रियल टाइम फिजिकल डेटा जो है, डेफिसिट के डेटाज हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए। इनको डोर टू डोर जाके हो सकता है कलेक्ट किया जाए कि वाकई में लोगों को किस चीज की जो है वो जरूरत है। इसमें जो कमेटी है उसने ये पाया कि अधिकांश राज्यों के लिए स्थानीय सरकार के खाते आसानी से उपलब्ध नहीं होते। मतलब लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड्स का यूज बहुत अच्छी तरीके से, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं कर पाती है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर रहती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपना जिस हिसाब से डेवलपमेंट कर सकती है वो नहीं कर पाती है। इसलिए वो भी एक अतिरिक्त एक फिजिकल डेफिसिट के अंदर काउंट होना शुरू हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि वित्तीय प्रणाली के कई हिस्सों को डिजिटाइज किया गया एक व्यापक रियल टाइम राजकोषीय डेटा वेयर हाउस जो है बनाना संभव है। तो एक बेसिकली एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इसके लिए काम करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी गई थी। एक पूरी की पूरी जो है एक टीम इस पे लगनी चाहिए। कई वित्तीय आयोग की रिपोर्ट ने कुल वित्तीय आंकड़ों के लिए एक शीर्ष वित्तीय परिषद की स्थापना की वकालत की है। ऐसी परिषद सार्वजनिक वित्त आंकड़ों को साफ करने में मदद करती है और पूरे देश में सार्वजनिक धन के प्रवाह के बारे में अधिक सटीक दृष्टिकोण जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, एक संघीय वित्तीय संगठन जिसको हम लोग कहते हैं फेडरल फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो सुसंगत रिपोर्ट मानकों को लाने में मदद कर सकता है। एक पारदर्शी वित्तीय डेटा पोर्टल जो वास्तविक समय में विस्तृत डेटा प्रदान करता है अर्थव्यवस्था में दक्षता का लाभ ला सकता है। मतलब एफिशिएंट तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं और इसी कारण हम लोग फ्यूचर के अंदर जो भी फिजिकल डेफिसिट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो हम लोग अगर एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे इकोनॉमी के अंदर तो ये पॉसिबल है कि फिजिकल क्राइसिस जो है फ्यूचर के अंदर इनको रोका जा सकता है। चलिए एलोरा की हम लोग बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का एक जो है गजब का प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यह गोंडी और मुंडारी है ना जैसी दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन लाने की एक पहल है। मतलब देखिए भारत के अंदर भाषाओं को लेकर कई बार जो है, जैसे 8th शेड्यूल की हम लोग बात करते हैं, उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। अब ये जो 22 भाषाएं इसके अंदर और भी इंक्लूड होने की बात की जाती है, लेकिन कई ऐसी भाषाएं जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसमें से गोंडी है, मुंडारी है। तो ऐसी भाषाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए, ताकि सब लोग जो है उसको जान सके, पहचान सकें, सीख सकें, इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट ने एक एलोरा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। तो डिजिटल तरीके से अगर किसी भी भाषा को संरक्षण दिया जाएगा, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में प्रोजेक्ट एलोरा जो है उसको लॉन्च किया था। ठीक है, ताकि कम संसाधनों के अंदर यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर भाषाओं को जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके। डेटा संग्रह प्रक्रिया में शोधकर्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थानीय समुदाय की मदद ले रहे हैं। शोधकर्ताओं को एक ऐसा डेटाबेस जो है वो बनाने की उम्मीद है जिससे सटीक तरीके से हम लोग सांस्कृतिक मदद यानी कि कल्चरल हेल्प, इसके साथ में लिंग्विस्टिक हेल्प जो है वो लोगों को कर सके। ठीक है, एक छोटा सा ये एक ब्रीफ था प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए थोड़ा सा हम लोग कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, है ना। बजट के कुछ आंकड़े हैं उनको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली सेंटर का जो यूनियन बजट है वो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया और उसके कुछ आंकड़े हैं, मैं कुछ प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के सामने। केंद्रीय बजट 2023-24 को लोकसभा में पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौती के समय के बावजूद उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो बजट जो है बेसिकली फाइनेंस एक बिल होता है, ये इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हम लोग लोकसभा के अंदर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल, एनुअल फिजिकल स्टेटमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं बजट के अंदर। उससे मिलकर जो है पूरा का पूरा एक बजट जो है तैयार होता है एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। याद रखिएगा कि बजट का उल्लेख अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, क्योंकि वहां पर वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। मतलब फाइनेंशियल जो डिटेल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका डिटेल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ओनली व्हेन पार्लियामेंट पास फाइनेंस बिल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्सेस एंड विथ appropriation bill government can withdraw money out of CFI consolidated fund of India। मतलब consolidated fund of India हो, यहां से पैसा निकालना है। ठीक है, कोई टैक्स अप्लाई करना है, इसके लिए बजट के अंदर उसका प्रावधान होना जरूरी है। अब देखिए होता कैसे है कि यूनियन बजट जो है वो प्रेजेंट हो चुका है, इसके बाद में जनरल डिस्कशन उसके ऊपर होगा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। फिर उसके बाद में जितने भी हाउसेज हैं, मतलब दोनों हाउसेज जो हैं वहां पर स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वो उसके ग्रांट्स पर जो है चर्चा करेंगी। उसके बाद में डिटेल डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी उसके ऊपर। डिमांड ग्रांट जो है लोकसभा के अंदर जो करवाए जाएंगे उन पर होगा। फिर डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट ऑफ रिमेनिंग मिनिस्टर्स
वोटेड अपॉन टुगेदर, उस पर जो है वोटिंग की जाएगी और उसके बाद में फाइनेंस बिल जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसके तहत फाइनेंस बिल जो है, बजट उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब मेहनत जो है वो करते रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यूनियन बजट क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आर्टिकल 112 इसके अंदर एक एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है, लेकिन बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, जैसे भारत के संचित निधि की बात करें, लोक लेखा की बात करें, पब्लिक अकाउंट की बात करें एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 266 और फिर आकस्मिक कॉन्टिजेंसी फंड की बात करें 267, इनमें जो है वो भारत प्राप्तियों और व्यय को 3 भागों में जो है वो दिखाया जाता है। एक तो संचित निधि में हम लोग जमा करते हैं, पब्लिक अकाउंट में जमा करते हैं और कॉन्टिजेंसी फंड के अंदर जो है वो जमा किया जाता है। तो 3 जगह जो है वो क्या किया जाता है, एक तो प्राप्तियां होती हैं और वह 3 जगह जो है उनको भागों में दिखाया जाता है। ठीक है, कॉन्टिजेंसी फंड याद कर लीजिए, इसके बाद में कंसोलिडेटेड फंड याद कर लीजिए और उसके बाद में पब्लिक अकाउंट के अंदर। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के जितने भी आर्थिक मामले हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा बजट पेश किया जाता है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टाइप ऑफ डेफिसिट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये तमाम जो है इनके डेफिनेशन थोड़ी सी आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा। यूपीएससी है, पीसीएस है, यहाँ पे प्रीलिम्स जो एग्जाम है थोड़ा डेफिनेशन से ही वो घुमा देता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए, कुछ आंकड़े हैं। कई संकटों के बीच थोड़ा लचीलापन है, मतलब रेजिलेंस एमिडेस्ट मल्टीपल क्राइसिस, थोड़ा सा जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कोविड के बाद में हल्का सा उसमें पुश मिला है। आर्थिक विकास का अनुमान 7% है, ये याद रखना पहली बात। तो कोविड 19 और रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी अर्थव्यवस्थाओं से सबसे अधिक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास में है, जिसका वसुधैव कुटुंबकम जो है इसकी थीम पर भारत सितंबर के अंदर इसको होस्ट करने वाला है। भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और सतत आर्थिक विकास की सुविधा के लिए एक महत्वाकांक्षी जन केंद्रित एजेंडा जो है वो चला रहा है। ठीक है, तो कुछ यूनियन बजट की कुछ लाइंस हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए, जिसको अमृत काल जो है वो हम लोग नाम दे रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, रीचिंग द लास्ट माइल की बात की गई है, मतलब पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है सभी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है, यूथ पावर की बात की गई है, फाइनेंशियल सेक्टर का जिक्र किया गया। तो 7 प्रायोरिटीज जो है वो बजट 2023-24 के अंदर डिसाइड की गई है। तो आप लोगों को इसको एक याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अमृत काल का विजन क्या है? विजन है, ठीक है, कि भारत में आने वाला समय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सबसे समृद्ध होने वाला है। अमृत काल बेहतर भविष्य की आशा का भी वर्णन करता है, जहां भारत आत्मनिर्भर होगा और अपने सभी मानवीय दायित्वों को जो है वो पूरा करेगा, मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? भारत @100 के लिए तैयार किए गए खाके पर निर्मित होने की उम्मीद करता है। यानी कि पिछली बार भी जो है वो कुछ बजट की घोषणा की गई थी जिनको कंप्लीट नहीं किया गया था ऑलमोस्ट, और इस बार जो है उनको पूरा का पूरा कवर कर लिया जाएगा। चलिए, ठीक है, अब डेफिसिट का ट्रेंड क्या है वो थोड़ा सा बताया गया है कि जैसे फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो डेफिसिट जो है इसके अंदर थोड़ा सी गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम लोग बात करें 21-22 में तो 6.7% थी और वर्तमान में जो है वो 5.9% है। ये टोटल जीडीपी का है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका टोटल जीडीपी का 5.9% जो है वो क्या है, डेफिसिट है। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको 5.9 जो है ये आपको फिजिकल डेफिसिट जो है इतना याद रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ एस्टिमेट्स हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, जैसे टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर आज एस्टिमेटेड रेट 27.2 लाख करोड़ एंड 45 लाख करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो ठीक है, ये कुछ डेटाज हैं जो आप लोग को याद रखने हैं। द नेट टैक्स रिसिप्ट्स आर एस्टिमेटेड एट 23.3 लाख करोड़ एंड फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू 9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये जो है इतना अनुमान है कि राजकोषीय घाटा जो है लगभग 9% होने का अनुमान इस बार लगाया गया है। देखिए, अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग तैयार हैं, मतलब बजट के अंदर ये अनाउंस किया गया है। इसका मतलब है कि निजी खिलाड़ियों के लिए अधिक धन उपलब्ध है, मतलब जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं पूरे भारत के अंदर, जैसे जितने भी प्राइवेट ग्रुप्स हैं, रिलायंस है, टाटा है, इसके साथ में अडानी ग्रुप्स है, तो ये बहुत जो है वो प्राइवेटाइजेशन थोड़ा लाभ देने वाला है इंडिया को। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग जो है जारी रखने का निर्णय लिया है। 23-24 में राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट को वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों यानी कि जितने भी सिक्योरिटीज हैं बाजार से उधार 11.8 लाख करोड़ रुपए जो है वो अनुमानित है, इतना जो है उधार लिया गया है।
ठीक है। फिर देखिए, शेष वित्त पोषण छोटी बचत और अन्य स्रोत से आने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ है। ये कुछ डेटास आप लोग को याद करने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, बाय गवर्नमेंट हैज बीन रेज्ड टू 10 लाख करोड़। दिस इज मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ द मनी एलोकेट व्हेन कंपेयर्ड टू 2020-21। तो पिछले साल के अगर कंपेयर करें तो उसमें 10 लाख करोड़ जो है वो इस बार रेज किया गया है, अगर पिछले बार के हम लोग कंपेयर करें। ठीक है। पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी दैट इज स्पेंड ऑन बिल्डिंग प्रोडक्टिव असेट्स सच ऑन एज रोड, ब्रिज, पोर्ट्स। तो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर हमेशा हम लोग रोड्स को, ब्रिजेस, पोर्ट्स जो है इनको बनाने के अंदर पैसा खर्च किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था को अधिक रिटर्न मिलता है और खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपए से अर्थव्यवस्था को 250 रुपए का लाभ जो है वो होता है। मतलब 100 रुपए अगर खर्च करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर तो 250 का मतलब 150 का जो है वो लाभ होता है। ठीक है। या डायरेक्ट बात करें तो 250 का ही लाभ होता है। चलिए, तो कुछ आंकड़े हैं ये आप लोग को जरूर ध्यान रखने हैं। टैक्स के स्लैब जो है वो ध्यान रखना है। 0 से अगर 3 लाख आपके पास कमाई है तो आप नील, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 के लिए जो है 5% है। 6 से 9 लाख है तो 10% है। 9 से 12 है 15% है। 12 से 15 है 20% है। 15 से अधिक है तो 30% है। ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है, जिसका अर्थ है कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले चपरासी को कोई कर जो है वो नहीं देना है। मतलब चपरासी मतलब ये एक बेसिकली एग्जाम्पल जो है इसके अंदर लिया गया है। ठीक है। कुछ आंकड़े हैं, जैसे नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर संरचना में स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख जो है वो कर दिया गया। मतलब टोटल 5 स्लैब है और मिनिमम जो है टैक्स की वैल्यू जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा वो है 3 लाख कर दिया गया है। इसमें कम दरों के साथ कर संरचना के सरलीकरण पर जोर दिया गया है ताकि अनुपालन बोझ को कम करने और कर प्रशासन में सुधार करने में मदद मिले। मतलब बहुत सारे ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज किए गए हैं ताकि टैक्स पे करने में भी आपको काफी ईजी महसूस हो। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 30 जो है वो कर दी गई है। ठीक है। कर रियायतों और छूटों के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए आवासीय घरों में निवेश पूंजीगत लाभ कटौती सीमा में 10 करोड़ रुपए तक जो है वो की गई है। एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में वर्णित करते हुए बजट में प्रकल्पित कराधान का लाभ उठाने के लिए सूक्ष्म, तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में इधर भी देख लीजिए क्योंकि इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें तो इनके लिए भी अलॉटमेंट हुआ है। तो देखिए, न्यू कॉर्पोरेटिव दैट कमेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बाय 31 मार्च नेक्स्ट ईयर shall get the benefit of a lower tax rate of 15%। तो समितियों को 15% की कम दर तक जो है वो लाभ मिलेगा। स्टार्टअप्स की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली क्या है, स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स बेनिफिट्स हैं इसके लिए कहते हैं कि जो प्रपोज बेनिफिट्स जो हैं उसकी तिथि को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 जो है वो प्रस्तावित कर दिया गया है। मतलब अब जो है स्टार्टअप्स को जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे वो 2023 31 मार्च तक देने का इनमें कर दिया गया है। सीजीएसटी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, वो आप लोग को देखना जरूरी है। सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है प्रोसिक्यूशन के लिए। ठीक है। फिर इम्प्लीकेशंस ऑफ टैक्स चेंजेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ का राजस्व जो है छोड़ दिया जाएगा, जबकि 3,000 करोड़ का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा। ठीक है। तो रुपीस आता कहां से है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रुपीस कम फ्रॉम, ठीक है। इसमें देखिए बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी से 34% है। इसके बाद में गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी से है 17%, इनकम टैक्स से 15%, कॉर्पोरेट टैक्स से है 15%, यूनियन जो एक्साइज है, उत्पादन शुल्क है, वहां से लगता है, वहां से आता है 7%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है 6%, कस्टम से आता है 4%, अदर से जो है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से आता है 2%। फिर जहां पे सबसे ज्यादा खर्च होता है वो है इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर। फिर उसके बाद में खर्च होता है स्टेट शेयर ऑफ, यानी कि राज्य का जो अनुपात है वहां पे खर्च होता है। फिर सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम से वहां खर्च होता है। फिर फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पर, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर होता है। अदर एक्सपेंडिचर है, सब्सिडीज है, पेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, गोइंग ग्रीन की हम लोग बात करें, बजट 2023 और भारत के शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता पर नेट जीरो कमिटमेंट के ऊपर जो है इस पे बात की गई है। ठीक है। ग्रीन ग्रोथ क्या है, वित्त मंत्री के नवीनतम केंद्रीय बजट के अंदर 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन को बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। ठीक है। अब बेसिकली बात यह है, सीधे तौर पर समझ जाइए आप लोग,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसके अनुसार भारत के पास अपनी विशाल और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए वैश्विक जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने की एक बेसिकली की है। ठीक है, इस साल कुछ समय के लिए देश की आबादी के चीन से आगे निकलने की तैयारी के साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा के लिए भारत को जो है यानी कि भूख तेजी से बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आगे थोड़ा सा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा भारत को निकलने के लिए। इसलिए जीवाश्म ईंधन पर यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर यानी कि उसके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि ग्रीन की तरफ हम लोग को बढ़ना पड़ेगा, ग्रीन जीडीपी की तरफ हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। यह बजट की 7 प्राथमिकताओं यानी कि अमृत काल के सप्तऋषि में से एक है, ग्रीन इकोनॉमी या ग्रीन बजट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, 2070 तक हम लोग को ये टारगेट हासिल करना है कि नेट जीरो एमिशन, मतलब जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं या हम लोग कहें कि CO2 का एमिशन जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए और हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी तरफ जो है वो बढ़ते रहें। ग्रीन ग्रोथ की बात है तो ग्रीन ग्रोथ, जब ये तमाम जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इनका यूज करके जब हम लोग अपनी इकोनॉमी को पुश करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ग्रीन जो है ग्रीन ग्रोथ इसको कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में जो है छूट देना, ताकि मैक्सिमम हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रेफर कर सके और हमारी कॉस्टिंग जो है वो भी कमा सके। 400 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के निर्माण का समर्थन करने के लिए व्यवहार्यता, अंतराल, वित्त पोषण, मतलब कैसे भी करके हम लोगों को ग्रीन जो इकोनॉमी है, ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है इनको आगे जो है प्रमोट करना है, सब्सिडीज इंक्रीज करनी है, इन पे जो ड्यूटीज है उनको कम करना है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की अगर बात करें तो बैटरी स्टोरेज सिस्टम वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बैटरी की गाड़ी चलाने से काम नहीं बनेगा, हमको बैटरी जो है उसको स्वैप भी करना पड़ेगा, चेंज भी करना पड़ेगा, तो बैटरी जो है उसकी खपत भी ज्यादा होगी। इसीलिए हम लोग को उस पर भी जो है बैटरी स्टोरेज सिस्टम या एनर्जी स्टोरेज सिस्टम उस पर भी हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। बजट में लद्दाख से 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए तो बेसिकली आपको पता है कि लद्दाख के अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं और इसके साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के कई सारे प्लांट लद्दाख के अंदर बनाए गए हैं। और सोनम वांगचुक जो कि अभी रिसेंटली स्ट्राइक पर भी थे, उनकी भी यही डिमांड थी कि जब लद्दाख आपको इतना कुछ दे रहा है तो लद्दाख के लिए भी जो है अलग से स्टेट या फिर बजट जो है वो अलोकेट होना। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन भारत के मुख्य पावर ग्रिड से दूर होने के कारण क्षेत्र में सौर क्षमता स्थापित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। तो कुछ फीचर्स हैं ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको कुछ आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढंग से इसको जो है वो पढ़िएगा। कंक्लूजन की बात करें तो बेसिकली 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना है तो हमको ग्रीन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करने पड़ेंगे, हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंद्रा 021, इसके साथ में ही दीपक इंद्रा ऑफिशियल, यहाँ पर मुझे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। लेक्चर की PDF आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो सेशन को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए जबरदस्त बेहतरीन कंटेंट यूं ही लाता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।